नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जिले में धान खरीदी शुरू, अधिकारी और जनप्रतिनिधि पहुंचे खरीदी केंद्र। मजिस्ट्रेट चेकिंग से रेलवे स्टेशन में मचा हड़कंप, फूड स्टॉलों का किया औचक निरीक्षण। आरक्षक वेतन घोटाला में फंसे पुलिस कर्मचारियों की अपील पर हाईकोर्ट ने दिया नोटिस। और छत्तीसगढ़ राज्य ने पूरे किए 22 साल, लोगों ने कहा बहुत कुछ पाना बाकी है। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में मंगलवार से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू कर दी गई है। किसानों से धान की खरीदी में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने खरीदी केंद्रों का जायजा लिया। धान उपार्जन केंद्रों में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचने लगे हैं। मंगलवार को जैसे ही धान की खरीदी शुरू हुई, कुछ केंद्रों में किसान धान लेकर पहुंच गए। किसानों को दी जाने वाली सुविधा और सहूलियत का जायजा लेने कलेक्टर सौरभ कुमार सहित अन्य अधिकारी भी धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। कलेक्टर सौरभ कुमार ने रतनपुर जाकर धान खरीदी केंद्र की व्यवस्था का अवलोकन किया। यहां धान बेचने आए पहले किसान भेड़ीमुड़ा निवासी लियाकत अली का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। धान खरीदी की शुरुआत से पहले यहां कांटा तराजू की पूजा की गई। कलेक्टर ने बताया कि जिले के सभी किसानों का धान खरीदने की व्यवस्था पूरी कर दी गई है। रतनपुर में भी इस सोसाइटी से जुड़े किसानों का धान खरीदा जा रहा है। जिले के 1.2 लाख किसान हैं और रतनपुर सोसाइटी के जो 1100 से अधिक किसान हैं, उनकी धान खेती चालू कर रहे हैं। धान पकने में थोड़ा समय लग रहा है, तो आज आवक थोड़ी कम है, परंतु जैसे देखा है इस सोसाइटी में उसी तरह करीब 14 से 15 सोसाइटी हैं जिले में, जहां पे धान आज टोकन कटा है, किसान अपना धान लेके आएंगे। तो उसमें तैयारियां पूरी हों और जो भी हमारे किसान हैं, किसान भाई जो आ रहे हैं धान बेचने, उनका पूरा स्वागत हो, उनको पूरी सत्कार हो, उनको सारी सुविधा हो, वही चेक करने के लिए आए हैं। और आज यहाँ पे काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफी समय तक बरसात होने के कारण खेतों में नमी बनी हुई है, जिसकी वजह से फसल काटने की स्थिति नहीं है। जहां जहां खेत सूख गए हैं और फसल कट गई है, वहां के किसान धान लेकर खरीदी केंद्र तक पहुंचने लगे हैं। भेड़ीमुड़ा के किसान ने यहां पहले ही दिन अपनी उपज बेचकर इसकी शुरुआत की। धान के निस्वाए हैं, आज बेचे आए हैं, वो अच्छा से हम और बढ़िया हुआ थे। कर्मचारी में बढ़िया से काम कर रही, बढ़िया है। ये कोमल धान है, पतला। कौन गाँव लिया है? ये भेड़ीमुड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं साहब, बढ़िया से कर रहे थे। रतनपुर मेला परिसर के धान मंडी में पहुंचे कलेक्टर ने किसानों को मिलने वाली सारी सुविधाओं की जानकारी ली। धान की नमी को उन्होंने मशीन के जरिए नापा। उनकी उपस्थिति में ही धान का माप तौल किया गया। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानीकर की रिपोर्ट। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल के निर्देश पर 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू कर दी गई है। मंगलवार को बिल्हा के कृषि उपज मंडी पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पूजा अर्चना कर धान खरीदी का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू कर दी गई है। पंजीकृत किसानों से धान खरीदने बिल्हा क्षेत्र में कई खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसान नियमानुसार टोकन प्राप्त कर अपना धान बेच रहे हैं। धान खरीदी शुभारंभ मौके पर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद नायक, महापौर रामशरण यादव, पार्षद विजय केशरवानी, कृषि उपज मंडी राजेंद्र शुक्ला, बिल्हा के पूर्व विधायक सियाराम कौशिक सहित कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, किसान मौके पर मौजूद रहे। पूजा अर्चना के बाद किसानों से धान खरीदी की शुरुआत की गई। लगातार धान खरीदी के लिए हमारे सभी केंद्रों में व्यवस्था कर दी गई है। बिलासपुर जिले के अंतर्गत 144 समितियां हैं और 144 समितियों के माध्यम से 130 धान उपार्जन केंद्र है और 130 उपार्जन केंद्र में आज सारी तैयारियां चाक चौबंद रूप से कर दी गई है। आज बिल्हा के इस प्रांगण में बिल्हा में धान खरीदी का शुभारंभ होने जा रहा है और पिछले साल 1,17,000 किसान पंजीकृत थे। इस बार इसमें इजाफा हो गया है। बिलासपुर जिले में 1,23,000 किसान ने पंजीकृत किया है। 6,400 बिलासपुर जिले में ही हुआ है। बिलासपुर जिले के अंतर्गत आने वाले 539 धान के खरीदी केंद्रों में धान खरीदी का शुभारंभ आज करने जा रहे हैं। अब उनको लगा कि हम लोग मांगते थे 1 नवंबर से धान खरीदी हो, किसानों को सुविधा मिले, इसीलिए उन्होंने राज्योत्सव के दिन आज 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू किया ताकि किसानों को और सुविधा मिल सके। ये अलग बात है कि इस बार वर्षा के कारण बहुत से किसानों की धान की लुआई और मिसाई नहीं हो पाई है।
इसलिए बहुत कम धान आ रहा है। लेकिन उन्होंने एक कदम और किसानों की सुविधा के लिए बढ़ाया है और एक और उन्होंने महत्वपूर्ण पूरे प्रदेश में किसान कुटीर योजना लागू की है मंडी के माध्यम से कि सभी धान खरीदी केंद्रों में 14 लाख रुपए की राशि से हर जगह किसान कुटीर बनाए जाएंगे, जिसमें किसानों को पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था। राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के तहत समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की नगद और लिंकिंग के माध्यम से खरीदी 1 नवंबर से शुरू की गई है, जो 31 जनवरी 2023 तक की जाएगी। देखा जाए तो पिछले वर्ष किसानों को बारदाना और टोकन कटाने की समस्या से जूझना पड़ा था। इस बार ऐसा न हो, ये ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्हा क्षेत्र में कई उपार्जन केंद्र हैं जहां पहले दिन धान की बोहनी तक नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि 15 दिनों के बाद ही किसान अपना धान लेकर खरीदी केंद्रों तक पहुंचेंगे। बारदाना की सुविधा हो है और टोकन की सुविधा कर दिए गए हैं शासन की ओर से। हाँ, परेशानी हो है ना, बहुत पिछले साल बहुत परेशानी हो है। ये बात ठीक काम करे थे। बार धान खरीदी की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके, इसके लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं के अलावा किसान मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सीआरपीएफ के जवानों ने विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया। साइकिल, बाइक रैली और कैंप में परेड कर सलामी दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के मौके पर जगह जगह राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में भरनी स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा एकता का संदेश देने बाइक रैली निकाली गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर दोपहर सीआरपीएफ कैंप भरनी में अधिकारी और जवानों द्वारा सीआरपीएफ डीआईजीपी की उपस्थिति में परेड कर सलामी दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की 147वीं वर्षगांठ है, जिसको कि पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं इन परेड में शामिल होने वाले सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कहीं पर भी कोई भी स्थिति हो, चाहे वो सामान्य कानून व्यवस्था हो, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कोई भी मैटर हो, या सीमा पर भी किसी वाइटल इंस्टॉलेशन को गार्ड करने के लिए, वीआईपी सिक्योरिटी के लिए, शांतिपूर्ण ढंग से दंगों को शांत करने के लिए, अथवा कोबरा जैसी फोर्स को, विशेष फोर्स को लेकर के नक्सल विरोधी अभियानों को करने के लिए जो अपना महत्व बना रखा है देश में, वो अविस्मरणीय है, अभूतपूर्व है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर बटालियन के जवानों का डीआईजीपी लक्ष्मी नारायण मिश्रा ने मनोबल बढ़ाया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट पवन कुमार अग्रवाल ने मंगलवार को जोनल स्टेशन और यहां से गुजरने वाली ट्रेनों का औचक निरीक्षण किया। जांच अभियान से स्टेशन में हड़कंप मच गया। जेडी पैसेंजर में उन्होंने यात्रियों का टिकट जांचा। इस दौरान बेटिकट और भारी लगेज लेकर सफर करने वालों के खिलाफ जीआरपी को कार्यवाही करने निर्देश दिया। विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को बिलासपुर स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। उनके आने की सूचना नहीं थी। यही वजह है कि जब वे जांच करने स्टेशन पहुंचे तो जीआरपी व आरपीएफ सख्ते में आ गए। दोनों विभाग के अधिकारी और मौजूद जवान हड़बड़ाते हुए प्लेटफॉर्म पहुंचे। इस समय जेडी पैसेंजर खड़ी थी। विशेष मजिस्ट्रेट पवन कुमार अग्रवाल भीतर दाखिल हुए और यात्रियों से टिकट दिखाने कहा। जांच में कई यात्री बिना टिकट पाए गए। इसके अलावा बिना अनुमति लगेज लेकर सफर कर रहे यात्रियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। 1 नंबर के बाद वे प्लेटफॉर्म 2 व 3 में जांच के लिए पहुंचे। विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट ने स्टॉल के अलावा जन आहार केंद्र और कमसम फूड भी देखा। स्टॉल में रखे पैकेट बंद सामानों का रेट देखते हुए कर्मचारियों से पूछा कितने में बेचते हैं। इतना सुनते ही स्टॉल संचालक के पसीने छूटने लगे। स्टेशन का आज औचक निरीक्षण किया गया है। इस समय समय पर औचक निरीक्षण किया जाता है और साथ ही यहाँ पे मोबाइल कोर्ट लगाया जाता है। जो भी यहाँ केस बनते हैं पेटी ऑफेंसेस टाइप के, उनका तत्काल निराकरण भी किया जाता है और लोगों को साफ़ सफाई के लिए जागरूक किया जाता है। सभी स्टॉलों का, होटलों का निरीक्षण किया जाता है। कहीं कोई गंदगी है या बासी खाना बेच रहे हैं या निर्धारित शुल्क से ज़्यादा रेट में खाना बेचा जा रहा है, उन सबके ऊपर कार्रवाई की जाती है और सभी को सफाई के लिए प्रेरित किया जाता है। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि कई लोग निर्धारित मात्रा से बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान लेके जा रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। कुछ लोगों का सामान बाहर निकाला गया, कुछ बेटिकट यात्री पकड़ाए हैं। सभी के ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। स्टेशन की सफाई का निरीक्षण करते हुए प्लेटफॉर्म में खड़े यात्रियों
खान पान की गुणवत्ता और कीमत के बारे में विशेष मजिस्ट्रेट ने जानकारी ली और पूछा, स्टॉल संचालक ओवर चार्ज तो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्टॉल के कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए सामान प्रिंट रेट से अधिक कीमत में बेचने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इसके अलावा पैकेट बंद सामान खाने योग्य अवधि को बारीकी से परखा। स्टॉल में सफाई का भी जायजा लिया। इसके अलावा यात्रियों से जुड़ी अन्य सुविधाओं का अवलोकन किया। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। उसलापुर स्टेशन में फुट ओवर ब्रिज का मंगलवार को बिलासपुर सांसद अरुण साव ने उद्घाटन किया। इस मौके पर संसदीय सचिव रश्मि सिंह, महापौर रामशरण यादव मौजूद थे। फीता काटकर यात्रियों के लिए आरओबी शुरू किया गया। विगत वर्षों से उसलापुर स्टेशन में कई नए कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में फुट ओवर ब्रिज के साथ अब यहां यात्रियों को 2 नए लिफ्ट, प्लेटफॉर्म विस्तार, यात्री प्रतीक्षालय और सर्कुलेटिंग एरिया का सौंदर्यीकरण की सौगात मिली है। सांसद श्री शाह ने कहा कि जल्द ही बिलासपुर रेलवे स्टेशन की तर्ज पर उसलापुर स्टेशन को हाईटेक किया जाएगा। आने वाले दिनों में लोगों को यहां कई तरह की सुविधाएं मिलने लगेंगी। इस अवसर पर रेलवे के एडीआरएम, सीनियर डीसीएम, सीएससी समेत रेलवे के तमाम अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक मौजूद रहे। फुट ओवर ब्रिज का लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। अनेक सुविधाएं पिछले कुछ वर्षों में उसलापुर में उपलब्ध कराई गई है। लिफ्ट से लेकर अन्य सारी सुविधाएं धीरे धीरे कर उपलब्ध हो रही है। आने वाले समय में बिलासपुर का दूसरा प्रमुख स्टेशन के रूप में उसलापुर स्टेशन का विकास हो रहा है। रेलवे ने जो प्लेटफॉर्म के एक छोर से दूसरे छोर के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाया है, उसका विधिवत लोकार्पण आज रखा गया था कार्यक्रम, जिसमें आदरणीय अरुण साव जी के द्वारा यह उद्घाटन कार्यक्रम किया गया और जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिले, ये हम सभी चाहते हैं। 3 महीने पहले रेलवे परिक्षेत्र स्थित केंद्रीय रेलवे अस्पताल का बाउंड्री वॉल ढह गया था। इसके बाद रेलवे ने यहां अस्थायी तौर पर ग्रीन नेट लगा दिया था। बारिश का मौसम खत्म हो चुका है, बावजूद इसके क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण अस्पताल परिसर असुरक्षित है। परिसर में रखे वाहनों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। धान कटाई पूरी तरह शुरू नहीं हुई है। इधर श्रमिकों का पलायन होने लगा है। मंगलवार को अन्य प्रदेशों में जाने वाले स्थानीय श्रमिकों की भीड़ दिखाई दी। दीपावली त्योहार के बाद इतनी भीड़ अक्सर मंगलवार को दिखाई देती है। इस दिन दुर्ग जम्मू तवी के अलावा दूसरी साप्ताहिक ट्रेनें यहां से होकर चलाई जाती हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में श्रमिक मजदूरी के लिए पलायन करते हैं। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में वाहन पार्किंग व्यवस्थित करने आरपीएफ कोशिश कर रहा है। आरपीएफ पोस्ट के सामने यात्रियों और स्टाफ के द्वारा वाहन खड़ा किया जाता है। समझाइश के बाद इसमें सुधार नहीं आने पर अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। पोस्ट के आसपास और सर्कुलेटिंग एरिया में खड़े वाहनों के पहिए पर चैन लगाकर लॉक कर उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। 7 साल से नौकरी से लापता आरक्षक को 32 लाख रुपए वेतन भुगतान कर दिया गया। इस मामले में चौंकाने वाला तथ्य यह है कि आरक्षक की मौत के बाद भी वेतन का आहरण किया जाता रहा। मामले में एसएसपी ने वेतन शाखा के कर्मचारियों के खिलाफ जांच बैठा दी है। जांच के घेरे में आए पुलिस कर्मियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला सिविल लाइन सीएसपी कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का है। आरक्षक जगमोहन पोर्ते ने साल 2013 में सिविल लाइन सीएसपी कार्यालय में आरक्षक पद पर पदस्थ हुआ। इसके बाद कहीं लापता हो गया। बावजूद इसके उसका वेतन उसके खाते में जमा होता रहा। यह सिलसिला साल 2021 तक चला। इसी दौरान जानकारी मिली कि आरक्षक जगमोहन पोर्ते की मौत हो गई है। बावजूद इसके वेतन का आहरण किया जाता रहा। प्रारंभिक तौर पर एसएसपी पारुल माथुर ने तत्काल जांच का आदेश दिया, साथ ही करीब 32 लाख रुपए के वेतन घोटाला का पता लगाने कहा। जांच के बाद पुलिस कप्तान पारुल माथुर ने 4 लोगों के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया। जांच के बाद पुलिस कप्तान पारुल माथुर ने वेतन विभाग के 4 लोगों के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया। तत्कालीन एडिशनल एसपी रोहित झा और आईसीयूडब्ल्यू डीएसपी ने तत्कालीन वेतन शाखा प्रभारी भागीरथी महार, सुधीर श्रीवास्तव, आशुतोष कौशिक और सुरेंद्र पटेल को जांच के लिए बुलाया। चारों ने जांच टीम से नोटिस मिलने के बाद पुलिस कप्तान को लिखित आवेदन दिया।
मामले में एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ वेतन शाखा में पदस्थ सुधीर श्रीवास्तव समेत अन्य 3 याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अपील की। याचिकाकर्ता सुधीर श्रीवास्तव की तरफ से अधिवक्ता पवन श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं के साथ सोची समझी रणनीति के तहत षड्यंत्र किया गया है। वेतन निकले जा रहा था, बेसिकली उसकी जो गैरहाजिरी की जो रिपोर्ट थी वो कहीं ना कहीं से मिस हुई है। मतलब हमने वो सीएसपी कार्यालय में कार्यरत था, तो वहाँ सीएसपी कार्यालय वाले बोल रहे हैं कि उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी गैरहाजिरी की, लेकिन यहाँ पे वो आमद हुई नहीं है। तो जो संबंधित शाखा है, वेतन शाखा जी, उनको वो रिपोर्ट मिली नहीं है, या मिली है तो उन्होंने कुछ गड़बड़ी करी है। इस पर डीए ऑलरेडी चल रही है और उसकी वसूली को लेकर इससे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इसी बीच में उसकी डेथ हो गई है। उसके बाकी सारे भुगतान हम लोग ने रोक दिए हैं। वेतन शाखा के जितने भी वर्तमान प्रभारी से लेकर पुराने जितने भी इस अवधि में रहे हैं, सबके विरुद्ध डी चल रही है। अभी में जो संबंधित कर्मचारी हैं जो एसपी ऑफिस में थे, जिनके द्वारा जिनके ऊपर ये आरोप है कि उनके द्वारा वेतन आहरण किया गया है, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय की तरफ से कुछ लोगों ने षड्यंत्र कर बिना किसी ठोस कारण के याचिकाकर्ताओं को परेशान किया है। यही कारण है कि दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश पीपी साहू के कोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी छत्तीसगढ़, आईजी बिलासपुर, एसपी बिलासपुर, जांच अधिकारी एडिशनल एसपी रोहित झा, आईसी यूडब्ल्यू डीएसपी समेत अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने सभी को 15 दिनों के भीतर जवाब पेश करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिम्मेदार लोग यह बताएं कि मांग किए जाने के बाद भी याचिकाकर्ताओं को दस्तावेज क्यों नहीं दिया गया। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। एसआई भर्ती परीक्षा पर रोक से नाराज युवाओं ने सोमवार को न्यायधानी में कैंडल मार्च निकाला। गौरतलब है कि एसआई भर्ती के लिए प्रदेश भर के युवाओं से आवेदन आमंत्रित किया गया था। बाद में परीक्षा निरस्त कर दी गई। सोमवार को गांधी चौक के पास शाम 5 बजे कैंडल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने गत दिनों आगामी 6 नवंबर की प्रस्तावित लिखित परीक्षा निरस्त कर दी है। परीक्षा रद्द किए जाने से अभ्यर्थी खासे निराश हैं। नशे की वजह से बर्बाद होती युवा पीढ़ी और बिखरते परिवारों को बचाने की जद्दोजहद शुरू कर दी गई है। शहर से लगे ग्राम पंचायत महमंद में जनप्रतिनिधियों ने तय किया कि अब गांव में नशा करने और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पंचायत स्तर पर शासन की योजनाओं से उन्हें वंचित किया जाएगा। ग्राम पंचायत महमंद लाल खदान में नशे के खिलाफ ये एक जन जागरूकता अभियान और एक तरह की चेतावनी रैली भी है। दरअसल पंचायत के पदाधिकारियों ने गांव में नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। स्थानीय नागरिकों की बदनामी को रोकने और युवा पीढ़ी को नशे के चंगुल से छुड़ाने एक प्रयास शुरू किया गया है। ग्राम महमंद के उप सरपंच और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मस्तूरी के अध्यक्ष नागेंद्र राय की अगुवाई में यह अभियान चलाया जा रहा है। पंचायत के सभी पंच और सरपंच के साथ ही गांव के नागरिकों का भी इस पहल को समर्थन मिला है। तो सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत को नशा मुक्त ग्राम पंचायत बनाएंगे। यहाँ सार्वजनिक जगहों पे जो भी नशा करेगा या जो नशा का सामान बेचेगा, जो भी हो, उसके ऊपर जो ग्राम पंचायत की सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से उसको वंचित करके ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासन का सहयोग लेके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा, जिससे गांव का माहौल बनेगा और युवा शक्ति जो आज नशे की तरफ जा रहा है उस शक्ति का उपयोग हम सार्वजनिक देश के हित में, ग्राम के हित में और समाज के हित में करना चाह रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अब गांव में अवैध शराब नहीं बिकने देंगे। मनाही के बावजूद नशा करने वालों को शासन प्रशासन के सहयोग से शासन की योजनाओं से वंचित भी किया जाएगा। उनके पूरे परिवार पे सख्त कार्रवाई किया जाएगा। राशन कार्ड उनका बंद करा दिया जाएगा, उनका नल कनेक्शन कार्ड दिया जाएगा और प्रस्ताव बना के सरकार से बोलेंगे कि ये आदमी को तुरंत यहाँ से, इसके घर तोड़ के यहाँ से करो, कि हटाओ यहाँ से, कि ये समाज में सुधार आए और हमारा 2-4 लोगों के कारण जो गांव बदनाम हो रहा है, जो गांव में गलत एक माहौल बन रहा है, वो सब सुधार हो। ग्रामीणों ने बताया कि जगह जगह आसानी से उपलब्ध शराब और दूसरे नशे के सामान से पारिवारिक कलह बढ़ रही है। युवा पीढ़ी और किशोर वय उम्र के बच्चे भी इसके लिए अपराध करने लगे हैं। गांव की बदनामी को रोकने अब सख्ती की जरूरत आ पड़ी है। तो जो हमारा मुखिया है तो दारू बेचने का प्रतिबंधी लगा रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा है। और आज के डेट में
लड़का लोग जो दारू पी के आते हैं, ग्राम पंचायत को तो कुछ समझता नहीं है, नशा में आया मैं कुछ भी कर सकता है। दारू जब नहीं पाता है तो चोरी हारी करता है, इसलिए हम दारू पी रहे हैं। लेकिन हमारे ग्राम पंचायत के जो कानून नियम हैं तो वो गाँव में शांति रखना चाहता है, तो हम अपने समझदारी दिए हैं दारू पीने को छोड़ के। हम भी बोले हैं कि शांति नहीं फैला के हम अपने ग्राम पंचायत में मतलब शांति लाना है, अशांति नहीं फैलाना है। जितने भी युवा साथी हैं जो भी नशे की राह में जा चुके हैं, इसमें कुछ चंद लोग जो बाहर से आकर हमारे ग्राम पंचायत को जो बर्बाद और बदनाम करना चाह रहे हैं, युवा पीढ़ी को जो राह से उनको भटकाना चाह रहे हैं, तो इसीलिए हमारे ग्राम पंचायत के जितने भी बुजुर्ग और मुखिया लोग हैं, सब ने एक नियम निकाला है कि ग्राम पंचायत में जो भी नशा करते हुए सार्वजनिक जगहों पर पकड़ा जाएगा, उनके ऊपर एक कानून की सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार की सुबह पंचायत प्रतिनिधियों ने स्थानीय लोगों के साथ विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि इस नेक मकसद में पंचायत और गांव को सफलता मिलती है या नहीं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। मंगला चौक के पास नाला निर्माण किया जा रहा है। कार्य के दौरान निकला मलबा सड़क किनारे डंप कर दिया गया है, जिसके कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। आसपास के दुकानदार भी धीमे निर्माण कार्य के चलते बेहद परेशान हैं। सारा दिन उड़ती धूल से सभी परेशान हैं। शहर में धार्मिक आयोजनों का सिलसिला चल रहा है। मंगलवार से कस्तूरबा नगर में 9 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ। इससे पहले कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने सर पर मंगल कलश धारण कर भ्रमण किया। कथा वाचिका प्रगति पाठक के मुखारबिंद से श्री राम कथा का भक्तों को रसपान कराया जाएगा। लोक निर्माण विभाग उप संभाग क्रमांक 1 बिलासपुर में कार्यरत रामेश्वर प्रसाद निर्मलकर को सेवानिवृत्त होने पर सोमवार को अधिकारी और कर्मचारियों ने भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर कार्यपालन अभियंता BL कापसे और अनुविभागीय अधिकारी आदित्य ग्रोवर ने रामेश्वर प्रसाद को शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। यहाँ मौजूद अभियंता ने श्री निर्मलकर के विभागीय कार्यकाल की सराहना करते हुए बताया कि वे पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी से कुशल कार्य संपादन के साथ अपने दायित्वों को पूरा किया है। कार्यक्रम के दौरान यहाँ उपस्थित अधिकारियों ने श्री निर्मलकर के सेवानिवृत्ति पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विदाई समारोह में संभागीय और उप संभागीय कार्यालय के उप अभियंता विंद्रा प्रसाद, राजेश वैश्य, अरविंद शर्मा, शाकिर खान सहित कार्यालय के सहयोगी कर्मचारी उपस्थित रहे। तो बहुत अच्छा रहा। PWD में 40 साल लगभग काम किया और कार्य करने का अनुभव तो बहुत इंजीनियर लोग से बहुत मिला और वरिष्ठ लोगों से भी अच्छा से, सभी कर्मचारी से मेरे अच्छा से। और ज़्यादा मैं बहुत धन्यवाद सर। आप थोड़ा पोस्ट में थे आप? मैं तो तभी से पढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जिले में धान खरीदी शुरू, अधिकारी और जनप्रतिनिधि पहुंचे खरीदी केंद्र। मजिस्ट्रेट चेकिंग से रेलवे स्टेशन में मचा हड़कंप, फूड स्टॉलों का किया औचक निरीक्षण। आरक्षक वेतन घोटाला में फंसे पुलिस कर्मचारियों की अपील पर हाईकोर्ट ने दिया नोटिस। और छत्तीसगढ़ राज्य ने पूरे किए 22 साल, लोगों ने कहा बहुत कुछ पाना बाकी है। छत्तीसगढ़ राज्य 22 साल का नौजवान हो गया है। विरासत में से खूब खनिज संपदा मिला, जिसके बूते शासनकर्ताओं ने राज्य के शैशव जीवन का पोषण कर आवाम को सहूलतें दी। क्या मिला, क्या कुछ पाना बाकी रह गया? हमारे संवाददाता दिलीप जगवानी ने आमजनों से जानने की कोशिश की। चलने के लिए सड़क चाहिए, सब कुछ दिखाई दे, घर में उजाला हो, इसके लिए बिजली चाहिए, घर के सदस्यों के पास रोजगार होना चाहिए। ये होती है मूलभूत आवश्यकता। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बड़ी इंडस्ट्री, पुल पुलिया, बड़े शैक्षणिक संस्थान, रोजगार पैदा करने वाली जो उद्योग जगत है, इन सब से मिलकर किसी स्वस्थ और उन्नत राज्य की परिकल्पना हम कर सकते हैं। यही विजन था 22 साल पहले छत्तीसगढ़ को अलग करने का, और ये हुआ, सक्सेसफुली हुआ।
लोगों की जन भावनाओं के अनुसार ये राज्य अलग हुआ मध्य प्रदेश से। अब हम कहां हैं, कितना हमने पाया है, खोया तो शायद कुछ नहीं है, लेकिन पाना क्या बाकी है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। ये बातें आप तक पहुंचाएंगे कुछ जानकार शहर के लोग, बुद्धिजीवी वर्ग, उनसे बात करते हैं। कहां है छत्तीसगढ़, क्योंकि वो 22 साल का हो गया है, जान लेते हैं। जिन लोगों के हाथ में आया है वो लोग अपने अपने तरह से दिशा निर्देश करते हैं। 2-2.5 साल अजीत जोगी अपने तरफ खींचे, 15 साल भाजपा खींचे, अब बघेल जी खींच रहे हैं। तो इस तरह धीरे धीरे करके कूट पीट के हम समर्थवान होने की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। जैसे भाजपा शासनकाल में भी कुछ स्थायित्व हुआ, एक मुश्त 15 साल भाजपा सत्ता में रहा, बहुत कुछ स्थायित्व हुआ। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस वाले आने के बाद भी बहुत कुछ स्थायित्व, लोगों के कल्याण का काम हो रहा है। जैसे ये पूरा आम किसानों की ओर झुका हुआ है। जाने कितने किसान लोग सुसाइड करते थे, मरते थे, तो कम से कम इनको कुछ पैसा दे कि इनके मरने को या साहूकारों के चुंगल से छुड़ाने का तो काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ के आने के बाद यहाँ पे 9 से 11 मेडिकल कॉलेज हो गए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी अब आ गए हैं, तो निश्चित रूप से चिकित्सा का जो स्तर है वो बढ़ गया। एम्स आ गया, IIM आ गया, चिकित्सा का, शिक्षा का, दोनों का विस्तार बहुत अच्छा हुआ। इस प्रकार से हमारी रोड्स जो है, परिवहन की जो सुविधाएं थी, जो रोड्स थी बहुत ही ख़राब क्वालिटी की थी, अब तो कम से कम हम ये बोल सकते हैं कि कुछ न कुछ स्तर तो बहुत अच्छा हुआ ही है। दूरियां कम हुई हैं, दूरियां बिल्कुल दूरियां कम हुई हैं। लोगों को परिवहन, ट्रांसपोर्ट और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, मैं देख सकता हूं कि विकास की धारा भी अच्छी बढ़ी है। 22 साल बाद आज भी हमारे पास एक अच्छा एयरपोर्ट नहीं है, हवाई सुविधाएं नहीं हैं। तो ये चीज़ें हैं। पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए, बड़े बड़े नाम के साथ, जनहित के लिए करोड़ों रुपए उसमें पानी की तरह मिट्टी के नीचे दफन हो गए। लेकिन सरकार बदली, लेकिन उस प्रोजेक्ट का भी कुछ अता पता नहीं है। अभी भी कई सारे अमृत धारा है, जगह जगह आपने मीटर लगा दिए, मीटर चोरी हो गए, लेकिन पता नहीं वो पाइप कहाँ है, पानी कैसे आ रहा है। ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी ढेर सारी चीज़ें सामने आई हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में मुझको कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। अब 22 साल हो गए इसको बने हुए, राज्य स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। कैसा लगता है ये राज्य पहले जब मध्य प्रदेश के साथ जुड़ा था और उसके बाद अलग हुआ? अच्छा, अब अच्छा बन गया है छत्तीसगढ़, बढ़िया तरक्की कर रहा है। हाँ। कहाँ कहाँ घूमे हैं आप छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में पूरा रायपुर घूमा हूँ, कोरबा घूमा हूँ, अपना मुंगेली और ये पेंड्रा गौरेला इधर भी घूमा हूँ। तरक्की दिखता है? अच्छा तरक्की हो रहा है, रोड का भी अच्छा तरक्की हो रहा है, खेती बाड़ी का भी अच्छा हो रहा है और पानी आने का भी सुविधा बढ़िया हो रहा है। 22 सालों में जो होना चाहिए वो 50% ही हो पाया है। शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके उच्च शिक्षा, मेडिकल के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, ऐसे बहुत से काम अभी होना बाकी है। आज हमारे जो प्रतिभाशाली जो युवा हैं, बच्चे हैं, वो पलायन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है उस टाइप का। रोजगार मूलक यहाँ शिक्षा भी नहीं है, और शिक्षा प्राप्त भी कर ले तो रोजगार ही नहीं है उनके लिए, उनको मजबूरन बाहर जाना पड़ रहा है। इतने संसाधन पर्यावरण की दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन उसका उनका दोहन नहीं कर पा रहे हैं, जिसका दुरुपयोग बाहरी दूसरे प्रदेश या बाहर के लोग कर रहे हैं। अभी के डेट में तो सर ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर ही दिख रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट में तो उतने जॉब्स वगैरह भी नहीं आ रहे हैं, और आते भी हैं तो कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जा रहा है। इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है सर, क्योंकि जो लोग बीटेक वगैरह कर रहे हैं, वो लोग एमटेक कर रहे हैं, उन लोग को दूसरा काम करना पड़ जा रहा है, क्योंकि उन लोग के लिए जॉब नहीं है। मिल भी रहा है तो 7,000 8,000, जो लोग 4 लाख 5 लाख खर्चा करके आ रहे हैं, वो लोग 7-8 हज़ार में जॉब कैसे करेंगे, ये भी बात सोचने के लिए है। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। जी हाँ, जनता का, बुद्धिजीवी वर्ग का यही कहना है कि कुछ हासिल किया है, अभी बहुत कुछ हासिल करना है। छत्तीसगढ़ राज्य युवा हो चुका है, 22 साल का नौजवान।
अब इसे एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है। जैसे कि हम अपने बच्चे को जब बड़ा होता है, कॉलेज तक पहुंच जाता है, तो उसे बताया जाता है कि आप ये विषय चुनो, आप इस फील्ड में जाओ तो आपका कैरियर बनेगा। उसी तरह अब इस राज्य को एक विज़न देने की आवश्यकता है ताकि वो आगे बढ़ सके और तरक्की की नई इबारत लिखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए कैमरामैन जय साहू और दिलीप जगवानी को विदा। नमस्कार, देखते रहिए लोकस्वर टीवी। बिलासपुर सेंट्रल जेल में सजायाफ्ता पुष्पेंद्र चौहान से उत्तराखंड के जज को धमकी भरा पत्र लिखने के मामले में जांच अधिकारियों ने उससे लंबी पूछताछ की है। जेल अधीक्षक एसएस तिग्गा ने बताया कि पहले भी आरोपी ने वीवीआईपी को फिरौती के लिए पत्र भेजा था। उत्तराखंड के नैनीताल में जज को फिरौती और धमकी भरा पत्र मिलने के मामले में जांच अधिकारियों ने बंदी पुष्पेंद्र नाथ चौहान से घंटों पूछताछ की है। जेल अधीक्षक एसएस तिग्गा ने बताया कि बंदी पुष्पेंद्र के द्वारा पहले भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सहित छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश को धमकी भरा पत्र लिखा जा चुका है, जिसकी जांच चल रही है। उत्तराखंड पुलिस कल आई थी इन्वेस्टिगेशन करने और उन्होंने बुला के थोड़ा पुष्पेंद्र सिंह से चौहान से बात भी की है और फिर चले गए। क्या बातें सामने आई, इसमें क्या पता चला है? तो पुष्पेंद्र, वो उसकी अलग से पूछताछ हुई है, उसके बारे में हमें पता नहीं है। जो पुष्पेंद्र चौहान है ये कम से कम 8-10 मामलों में परिरुद्ध है यहाँ जेल में। एक में उसको आजीवन की सजा भी हो चुकी है और बाकी में वो केस चल रहे हैं, तो पेशी पे हर दूसरे तीसरे दिन जाता रहता है। पुष्पेंद्र चौहान को अलग से सुरक्षा में विशेष सेल में रखा गया है और उसकी पूरी तरह से निगरानी रखी जाती है। उसने जैसे कि बताया, अन्य बयानों में भी बताया है कि वो कोर्ट से जब पेशी में जाता है वहाँ से लेटर भेज देता है। बाहर जब जाता है तो पुलिस अभिरक्षा में जाता है, जेल की अभिरक्षा में नहीं रहता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय जेल बिलासपुर में पुष्पेंद्र चौहान 302 के मामले में सजा याफ्ता बंदी है। उसने जेल से पेशी के दौरान वीवीआईपी को पत्र भिजवाए हैं ताकि उसके खिलाफ अपराध दर्ज हो और वह पेशी पर कुछ देर के लिए बाहर निकल सके। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यापारी को इस प्रकार का धमकी भरा पत्र मिला था, जिसके विषय में जांच करने पर यह बात संज्ञान में है कि ये पुष्पेंद्र सिंह द्वारा लिखा गया है। इस मामले में जेल प्रशासन को सूचना दी गई है तथा यह भी संज्ञान में आया है कि वो इस प्रकार के पत्र लिखते रहता है ताकि उसको कुछ विवेचना के दौरान उसको जेल से बाहर आने का अवसर मिल सके। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर केंद्रीय जेल में बंद बंदी पुष्पेंद्र नाथ चौहान द्वारा उत्तराखंड के जज को भेजे गए धमकी भरे पत्र से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जब पुष्पेंद्र चौहान द्वारा बार बार धमकी भरा पत्र भेजा जाता है तो उसकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी उस पर विशेष निगाह क्यों नहीं रखते, और अगर इसके बाद भी बंदी अपने मंसूबे पर कामयाब हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मंगला में मारपीट और कार में तोड़फोड़ के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लोकस्वर में खबर का प्रसारण किए जाने के बाद हरकत में आई पुलिस ने कुछ ही घंटों में वाहन मालिक और आरोपी का पता लगाया। नौकरी से निकाल दिए जाने से नाराज कर्मचारी ने अपने मालिक पर प्राणघातक हमला कर दिया और कार में तोड़फोड़ की थी। लोकस्वर में खबर का प्रसारण किए जाने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और क्षतिग्रस्त कार के नंबर के आधार पर उसके मालिक तक पहुंची। बताया जा रहा है कि शेख आजाद के उसलापुर स्थित गैरेज में नीलेश पाठक उर्फ टिंगू काम करता था। 5 महीने पहले शेख आजाद ने नीलेश पाठक को काम से निकाल दिया था, जिससे वो नाराज था। सोमवार की रात शेख आजाद अपनी नोवा कार से महर्षि रोड की तरफ जा रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे नीलेश पाठक ने उस पर हमला कर दिया। मंगलवार सुबह लोकसभा टीवी पर तोड़फोड़ की खबर का प्रसारण किया, जिसके चंद घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को ढूंढ निकाला। सोशल मीडिया में इस खबर को देखकर हमने प्रार्थी से संपर्क किया। प्रार्थी ने बताया कि उसको बोला गया कि आप रिपोर्ट लिखाएं थाने में आकर। उसके द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट लिखाया गया कि एक आरोपी जो है टिंगू उर्फ नीलेश पाठक के द्वारा अपने साथियों के साथ आकर वहां पर मारपीट किया गया है और उसकी गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है, उसके विरुद्ध प्रतिबंधक कार्रवाई भी की जा रही है। पूर्व में भी इनके गैरेज में उनका आपस में कुछ मैं गैरेज में ही कर्मचारी काम करता था आरोपी, और उसके बाद फिर किसी बात पर जो प्रार्थी के द्वारा उसको निकाल दिया गया था नौकरी से। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी नीलेश पाठक के खिलाफ रास्ता रोककर मारपीट करने और तोड़फोड़ का मामला दर्ज किया है।
मालिक और कर्मचारी के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। यही वजह रही कि कर्मचारी ने मौका पाकर अपने मालिक पर हमला कर दिया। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह, जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मंगलवार सुबह मध्य प्रदेश में आए भूकंप के झटके बिलासपुर में भी महसूस किए गए। इससे किसी प्रकार की जान माल की हानि की खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे था। सुबह 8:43:59 पर आए भूकंप की तीव्रता 3.9 आंकी गई है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी, जबलपुर, मंडला, अनूपपुर, बालाघाट और उमरिया जिले के अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर इस झटके महसूस किए गए। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में भी भूकंप के झटके कुछ सेकंड तक महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार बिलासपुर से लगे अमरकंटक क्षेत्र भूकंप को लेकर संवेदनशील माना जाता है। यह क्षेत्र डिंडौरी और जबलपुर से जुड़ा हुआ है। लोहे के एंगल चोरी मामले में एक शातिर चोर हिर्रे पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी सूरज कुमार सूर्यवंशी बेलमुंडी का रहने वाला है। पहले भी उसने चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस को आरोपी से और भी मामले के खुलासे की उम्मीद है, जिससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। टीवी स्क्रीन पर बीच सड़क पर उठक बैठक कर रहे 2 अधेड़ पर गंभीर आरोप है। जानकारी के अनुसार चकरभाटा थाना क्षेत्र के नयापारा चौक के पास गौ मांस की तस्करी की आशंका में दोनों को कुछ युवकों ने पकड़ा और इसकी खबर पुलिस को दी। इस बीच लोगों की भीड़ ने गौ मांस की तस्करी की खबर मिलने पर दोनों व्यक्तियों को सबक सिखाया। पहले तो जमकर धुनाई की, फिर सरेराह उठक बैठक कराया। मौके पर पहुंची चकरभाटा पुलिस दोनों को थाने लेकर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पूछताछ कर रही है। नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ अनाचार करने वाले आरोपी को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देवरी खुर्द निवासी दीपक जेम्स मजदूरी करता है। स्कूल आती जाती एक नाबालिग पर उसकी बुरी नजर थी। 14 अक्टूबर को आरोपी नाबालिग को प्रलोभन देकर अपने साथ रायपुर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की रिपोर्ट पर तोरवा पुलिस ने अपहरण और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। नाबालिग को सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। शराब पीने के लिए पैसा मांगने और मारपीट करने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी आशु यादव मिनी बस्ती का रहने वाला है। उसने 8 महीने पहले एवन राम डहरिया से नशे के लिए रुपए को लेकर विवाद किया था। अपराध दर्ज होने के बाद से वो फरार था, जिसे मंगलवार को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत।